22-23 वाला कर लो, 22-23 वाले हो गए। 22-23 हाँ ये तो हो गया। उसमें क्या कहाँ दिक्कत आई वो वाले डिस्कस करो पहले तो। जब डिस्कस कर रहा हूँ पहले वो वाला करना डिस्कस। ये क्या है भाई, माउस कहाँ गया? कल से कौन सी क्लास स्टार्ट होगी? जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं होगा। ज्योग्राफी मैं कराऊंगा, पॉलिटी राकेश सर करेंगे, उनसे बात कल से है सर? हाँ कल से। हाँ सर, वो इंटरनल सिक्योरिटी होगी कंप्लीट है ना, पॉलिटी सेम टाइम ना? हाँ। बट और मैं डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ कराऊंगा पहले, उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में कितना टाइम लगेगा सर? हफ्ता भर, 7 ही डिजास्टर हमारे। सर हम वही डिजास्टर करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट हाँ ना? करती है। हाँ, जैसे स्टेट में भी कुछ हीट स्ट्रेस हमने कर लिया है पहले, एक ही है जो एक्स्ट्रा है। हाँ, extra। हीट स्ट्रेस हमने कर लिया ना, उस दिन नोट करा था क्या उसकी कंडीशंस होती है, करा था आपने नोट? हाँ हम है आप उस दिन आए थे ना उस दिन? तमिलनाडु। यस, और उसमें मैंने कुछ कंडीशंस वगैरह लिखवाई थी, है ना? वो तो हाँ कर लिया था। ठीक है। एक वो वहाँ से स्टूल उठा लो, वो भी सॉरी मैं कर पाऊंगी। देखो हमारा टॉपिक क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट। आ रहा है ना ये स्क्रीन पर पूरा? अरे ओके ओके। ऊपर ही रख दो। लो। चाहिए क्या? नहीं हो गया ओ, सर मैं तो मांगू। तो डिजास्टर मैनेजमेंट देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट, ना कि डिजास्टर। डिजास्टर हम जनरली कहाँ करते हैं, जब हम वो कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, हम डिजास्टर के बाद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की, हमें डिजास्टर इसी तो रोकने हैं, है ना। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपको मैंने उसी समय कराया था इन्वायरमेंट के साथ, फिर डिजास्टर करा था। मेरे को लग रहा है ज़्यादा बेटर ये रहेगा, पहले डिजास्टर करते हैं, है ना, फिर ये हम देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे बचा सकता है डिजास्टर्स को होने से। ठीक है, खैर एनीवे हमारा जो टॉपिक है वो डिजास्टर नहीं है, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। ज़्यादातर जो डिजास्टर आते हैं, और हम क्या कह रहे हैं डिजास्टर, कौन से डिजास्टर, हम सिर्फ नेचुरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैन मेड डिजास्टर से हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो डील नहीं करता। हम दोनों ही टाइप के डिजास्टर्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। खैर चलो यहाँ पे ना आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको अपने नोटबुक्स खोलनी पड़ेंगे। क्या आपके पास नोटबुक है जिसमें आप एनवायरनमेंट नोट कर रहे हो? हाँ है ना, आज करना होगा नहीं, आपने वो तो लास्ट में एनवायरनमेंट नहीं मैंने बोला तो था कि डिजास्टर करेंगे इस महीने, वो इस हफ्ते।
आइडिया है। डिजास्टर तो हो चुका है। ओके, कोई बात नहीं, ये ज़्यादातर चीज़ें आपको नोट करवाई थी मैंने उस समय, है ना? नहीं कॉपी तो है वैसे है। ठीक है, चलो डिज़ास्टर है क्या कि डिज़ास्टर की एक डेफिनेशन लिखो। डिजास्टर क्या है? एन अनडिजायरेबल अकरेंस resulting largely from forces outside human control. नहीं हाँ, रिजल्टिंग लार्जली फ्रॉम फोर्सेस आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। हाँ, फोर्सेस आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल, पहली चीज़ जो फोर्सेस होंगी वो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर होंगी। बेशक हमारे ही मैन मेड डिजास्टर हो, लेकिन एक बार उस इवेंट में एक अनडिजायरेबल अकरेंस अगर हो रही है, उस इवेंट में भी जो भी हमने खुद ही करी है ना, बट हमने ऐसा थोड़ी प्लान करा था डिजास्टर हो जाए। अगर हमने प्लान करा होता उसको हम डिजास्टर नहीं बोलते, उसको हम टेररिस्ट अटैक बोलते हैं, अगर ह्यूमन ने प्लान करा होता, राइट। तो हमने जो करा, हमने तो ठीक से डिज़ाइन करा था, बट उसमें अनडिजायरेबल अकरेंस हो गई फोर्सेस आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल की वजह से। और दूसरा कि सडनली होता है ये, है ना, अकर्स रैपिडली, आप ये लिख सकते हो, है ना, विदाउट वार्निंग, या स्ट्राइक्स सडनली विदाउट वार्निंग, ये लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये लिख देता हूँ, स्ट्राइक्स सडनली विदाउट वार्निंग। ठीक है, ये दो एलिमेंट होते हैं किसी भी डिजास्टर के। पहली चीज़, वो जिन फोर्सेस के कारण हो रही है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और कब हो रही है ये हमें पता नहीं है ना, और इसलिए वो इतनी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है, हमें नहीं पता कब मौत खड़ी है ना, एकदम से आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। तो जैसे अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो रेलवे स्टेशन पे जो हुआ, क्या वो डिजास्टर था? अभी जो दिल्ली में यस, स्टैम्पीड। स्टैम्पीड को क्या हम डिजास्टर बोलेंगे? नया वो तो इमर्जिंग नेग्लिजेंस से हुआ है, तो इमर्जिंग कहेंगे डिजास्टर बोल सकते हैं सर। out But- of human control तो है सर। वो सब सही है, बट इज इट एन अनडिजायरेबल अकरेंस? हाँ ठीक है, ड्यू टू फोर्सेस आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। हाँ ठीक है, एक्चुअली क्या था कि जब क्राउड होता है ना, हम ये मानकर चलते हैं कि क्राउड का जो बिहेवियर है ना, क्राउड का जो कलेक्टिव IQ है वो बहुत कम होता है ना, तो वो आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल जा चुका है और सडनली हो गया, क्राउड में रहकर कर देता है ना, तो वही चीज़। ठीक है, और हाँ, और इन सब से जो रिजल्ट होता है वो सीरियस डिसरप्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। हाँ, डिजास्टर है। अब ना यहाँ पे ना कई लोग क्या करते हैं, डिजास्टर को यूँ हैजार्ड और डिजास्टर दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है सर, डिजास्टर में जान देना जरूरी है? नहीं, सीरियस डिसरप्शन, सर हैजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है। और ऐसी चीज़ कभी पूछेगा भी नहीं UPSC। 2-3 दिन पहले वो कनाडा में प्लेन क्रैश हुआ था ना। हाँ, अच्छा कनाडा हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मतलब वो स्नो के ऊपर ऐसे उसके दोनों विंग्स टूट गए, बर्न हो गए और उल्टा घूम गया और सारे पैसेंजर बच गए। जिंदा निकले बच गए। उसमें से एक भी नहीं बना।
अच्छी बात है। क्योंकि स्नो के ऊपर वो क्योंकि स्नो के ऊपर बट फिसला। वो आग वाग लग गई थी देखो पता क्या होता है, तो बच गए थे सारे। क्रैश का मतलब पता क्या है? अब हम क्या चाह रहे हैं, पता रनवे हम कैसे डिज़ाइन करते हैं कि एक प्लेन आ रहा है, ठीक है, और इसके पास एक फॉरवर्ड मोमेंटम है, और हमें करना क्या है, ये जितनी भी एनर्जी लेकर आ रहा है, इस मोमेंटम में जितनी भी एनर्जी है, इसको कंप्लीट स्टॉप में लाने के लिए हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होगी। उस एनर्जी को हम डिसिपेट करना चाह रहे हैं। कैसे? 2-3 फॉर्म से। एक तो इसके जो व्हील है वहाँ पे हम फ्रिक्शन जनरेट करेंगे, वो जो फॉरवर्ड आने वाली एनर्जी है उसको हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ब्रेक फेलियर का खतरा इसलिए हो जाता है ना, कि अगर ओवर हीट हो गए फिर क्या होगा, वहीं पे बर्निंग हो गई तो क्या होगा। दूसरी चीज़, मतलब ये प्लेन बनाने वालों को ये मतलब कंट्रोल फैक्टर्स इस तरह रखते हैं, एक ये, और दूसरा एयर ड्रैग। वो अपने फ्लैप्स है, कभी आप अगर फ्लाइट में बैठे हो अपने पीछे के फ्लैप पूरे यूँ खोल देते हैं, नहीं बैठे। अगर कभी बैठो तो विंग के पीछे बैठना, क्योंकि वहाँ नहीं, दिखता है। ताकि आप देख पाओगे। देखो अगर क्रैश हुआ या तो मरना है या नहीं मरना, सीधा सीधा है, उसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं होती। अगर क्रैश हुआ तो मरना ही है कौन लगभग, से एरिया बचा था? कोई एरिया नहीं बचता, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर अकरेंस है। आप अपने पाप ये में बोलते हैं कि टेल के पास जितना बैठेंगे शायद उतना। किसके पास? टेल। टेल के पास। हाँ, मैं वैसे भी विंग के पीछे बिठवा रहा हूँ हाँ वही। ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। ड्राइवर तो मर ही जाता है किसी में शायद। ड्राइवर नहीं होता, वो पायलट होता है। नहीं बचता, तो सबसे पहले मरता है, ड्राइवर सबसे पहले टकराता है ना वो, मौत उसी से स्टार्ट होती है। उसके बाद एजेक्ट का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, दूसरा उसने एयर ड्रैग कर लिया, और उससे सारा एयर मतलब रेजिस्टेंस उतना जनरेट हो गया, उतनी एनर्जी डिसिपेट हो गई इन्वायरमेंट में हीट के फॉर्म में, कि ये पूरी एनर्जी यहाँ पे लाकर यहाँ कंप्लीट स्टॉप पे आ जाए। क्रैश में क्या होता है, वो सारी एनर्जी रिलीज एक साथ होती है ना, तो वो ब्लास्ट होता है। तो इतनी एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि वो फ्यूल टैंक भी उतना गर्म हो जाता है, वो फट जाता है। फ्रिक्शन जो है ना, हाँ, वो बढ़ जाता है। यस, हम क्या कर रहे हैं कि टायर्स पे कंट्रोल्ड फ्रिक्शन दे रहे हैं। वो अनकंट्रोल्ड फ्रिक्शन होता है, उससे क्या है, उसकी जो मेटल प्लेट है वो मुड़ना शुरू हो जाती है, और ये सारी चीज़, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब स्नो ने क्या करा, स्नो ने कंप्लीटली स्मूथ सरफेस दी, रनवे से भी ज़्यादा स्मूथ सरफेस दी, ठीक है। वो 4-5 किलोमीटर हो सकता है स्किड कर गया हो, और सारी एनर्जी और धीरे डिसिपेट हुई हो, फ्रिक्शन कम है। तो मतलब हाँ, तो मतलब क्या है कि सब कुछ वो रह गया। प्लस अच्छी बात ये है, उसके विंग्स टूट गए, और विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक्स होते हैं, फ्यूल टैंक्स पीछे रह गए होंगे तो वो आगे चले गए, तो आग पीछे लगी होगी, अगर ऐसा हुआ है तो। अच्छा, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार जाकर देखना क्या हुआ है, लगभग यही हुआ होगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, 9/11 तो अलग है ना। 9/11 बहुत अलग है, वो तो पूरा फ्यूल टैंक लेकर सीधे, वो तो इमीडिएट स्टॉप था ना। वो डिजास्टर हाँ, या फिर पर वो टेररिस्ट अटैक है, उसको हम डिजास्टर नहीं बोलते। डिजास्टर हाँ, बट उसको पता है, हाँ, डिजास्टरस टेररिस्ट है एक्चुअली, यही है, क्योंकि उसको डिजास्टर की तरह ही ट्रीट करा होगा। उसका ट्रीटमेंट कैसे करा जाएगा वैसे ही। बहुत कॉन्शियस प्लेस है ना सर उस पे तो, लेकिन कि बिल्डिंग एक स्टैक पे गिरा कि वहाँ नहीं, वो तो नहीं, वो बिल्डिंग बनी ऐसे थी, वो ऐसे ही करती। बात ये है कि वो खड़ी कैसे रह गई, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है इतने टाइम तक। क्योंकि मैंने जब बचपन में देखा था, मैं क्या 2001-2 की बात है, हाँ, मैं स्कूल से आया था और मैंने देखा था ये टीवी पे हो क्या रहा है, किसी ने बताया इसमें प्लेन घुस गया, फिर उसकी वीडियोस आई, प्लेन घुस रहा है, मैंने कहा प्लेन घुस गई, ये खड़ी कैसे है। उस तरफ लीन ही नहीं हुआ। हाँ, लीन नहीं हुई, टॉपल नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ये गिर कैसे नहीं रही। तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया था। हाँ, तभी से आपने सिविल इंजीनियरिंग करने को नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा। हाई मोमेंटम की वजह से वो हैं? ऊपर तक सौड़ गया। क्या? हाई मोमेंटम उन्होंने एम्बुलेंस सीमेंट नहीं, एक्चुअली पता है क्या, मेरे को जब इंजीनियरिंग कर रहा था तब ये चीज़ समझ आई कि कोई भी बिल्डिंग इस तरीके से स्काईस्क्रैपर एक विंड लोड के लिए डिज़ाइंड होते हैं, कि पूरे के पूरे इसके ऊपर जब इतना ज़्यादा विंड लोड एकदम से हवा का झोंका आएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा, उसके लिए वो पहले से डिज़ाइंड होगी कि कितनी उसकी पाइलिंग होगी, है ना। अब क्या है कि हवा उस दिन नहीं चल रही थी, पूरा प्लेन घुस गया, उसमें उतना ही मोमेंटम होगा, उससे कम ही होगा जितना कि विंड में होता है ना। इसलिए क्या बिल्डिंग ने सह लिया, क्या नहीं सह पाई वो बिल्डिंग इतना गर्म फ्यूल, है ना। वो बहुत टाइम तक चलता रहा। पहली बिल्डिंग में यहाँ कहीं क्रैश हुआ, दूसरी बिल्डिंग में यहाँ कहीं क्रैश हुआ। जो पहली वाली बिल्डिंग थी इसलिए देर से गिरी, दूसरी वाली बिल्डिंग जल्दी गिर गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खूब सारा गर्म हो गया, ठीक है, लोहा मोल्ड होना शुरू हो गया, और ऊपर वजन ज़्यादा है,
तो ऊपर से ये गिर, यहाँ इसने जैसे ही बकलिंग करी होगी, ऊपर वाला हिस्सा जैसे ही नीचे गिरा होगा, फिर सब कुछ गिरता चला गया मोमेंटम के साथ। कैंडल बन गया। हाँ, और लेकिन जो पहली वाली बिल्डिंग थी उसमें क्रैश थोड़ा ऊपर हुआ, वो भी गर्म होकर चल रहा था, वो भी कभी भी गिर सकता था, लेकिन वहाँ पे वजन ऊपर कम था। शायद वो जो दूसरा वाला पायलट था उसने ये देख लिया वो पहली वाली बिल्डिंग अभी तक गिरी नहीं है, इसको और नीचे मारना चाहिए। यूक्रेन में किया था, रशिया में भी ऐसे है? हाँ, उसमें 6-7 ड्रोन घुसा देते एक बिल्डिंग में आप समझ रहे हैं? तो इससे तो कभी वो गिर ही नहीं सकती। अगर ऐसा कोई प्लेन होता कि खूब सारा घूम कर आता, अपना फ्यूल बर्न करके और फिर घुस जाता, हो सकता है बिल्डिंग ही बच जाती, हो सकता है सब रेस्क्यू हो जाते, बट इतने सारे फ्यूल के साथ गया था। मतलब फ्लाइट उड़ी है 25 मिनट के अंदर, अभी तक कोई फ्यूल बर्न नहीं हुआ और सारा का सारा फ्यूल अंदर चला गया, है ना? वो प्रॉब्लम थी। ऐसे डिजास्टर को तो मैनेज नहीं कर सकते, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, है ना? तो क्या ये जो अनडिज़ायरेबल अकरेंसेस हैं ये दो टाइप की हो सकती हैं। एक कंप्लीटली नेचुरल और एक मैन मेड, जैसा हमने बचपन में पढ़ा था। दो टाइप के डिजास्टर होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड, है ना? अब नेचुरल जो है वो हमारे ज्योग्राफी के स्कोप में आते हैं, है ना? हम जैसे जैसे अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर समझते हैं तो हम कई सारी चीज़ें समझते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, है ना? फिर जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लैंडस्लाइड, एवलांच वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। फिर जब ओशियंस को पढ़ते हैं तो सुनामी पढ़ते हैं, टाइड्स पढ़ते हैं, है ना? जितने भी टाइप की वेव्स की वजह से आती हैं। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो हम साइक्लोन्स को पढ़ते हैं, क्लाउड बर्स्ट पढ़ते हैं, फ्लड्स पढ़ते हैं, है ना? फ्लड्स तो एक्चुअली हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ एक्चुअली जियो का हिस्सा है, ठीक है? हम बस उसका एक्सटेंडेड पोर्शन पढ़ते हैं यहाँ पे कि नाउ हाउ टू कंट्रोल दिस। सर फ्लैश फ्लड और फ्लड में डिफरेंस है सर? फ्लैश फ्लड क्या है? बस सडनली आती है, एकदम से पानी आता है, एकदम से पानी चला है, बस सेम ही चीज़ है ना? बस ये है कि टरेन का अंतर है। अर्बन फ्लडिंग, हाँ, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है यहाँ पर, और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये फ्लैश फ्लड है, ग्लोव्स, ग्लोव्स एक फ्लैश फ्लड है। ग्लेशियर लीक और अच्छा, वरना फ्लड क्या होता है? एक बार फ्लड आई, वो पानी रिटेन रह जाता है वहाँ तक। कभी कभी जब फ्लड आती है ना, जो गंगा के प्लेन्स में फ्लड आती हैं, आजकल नहीं आती। यूपी में बहुत आती थी पहले फ्लड, अब यूपी में आती नहीं, सिर्फ बिहार में आती है। इतने डैम बन गए यहाँ, हाँ जो भी है, डैम्स, कैनाल जो भी है, ठीक है? अब आना बंद हो गई, अब आना शुरू हो जाएंगी जब और ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाएगी ना, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है वापस स्टार्ट हो जाए, हैं? बिहार में भी आता है। बिहार में बहुत है। तो क्या होता है कि एक बार अगर पानी चढ़ गया, उसके बाद उतरता नहीं आसानी से, फिर उसको बहुत टाइम लगता है ना? मतलब 15-15, 20-20 दिन तक चीज़ें अंदर पानी के अंदर रह जाती हैं। फिर जब पानी नीचे उतरता है तो नीचे सब कुछ सड़ा हुआ होता है, पेड़ मर चुके होते हैं, और क्यों रूट ब्रीथ नहीं कर रही होती। फ्लड कैसा आ जाती है? हाँ, वो अर्बन फ्लड है। हाँ, जो वहाँ हुआ था, आप चेन्नई की बात कर रहे हो ना, चेन्नई फ्लड्स की, हाँ वो अर्बन फ्लड है। यहाँ तो कोई बड़ी एक सेकंड भरत, ठीक है? तो दो टाइप के हमारे पास डिजास्टर हो गए, नेचुरल एंड मैनमेड। हम सीधे से इस पर आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर्स पर। ये एक तो क्लासिफिकेशन है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ना? दूसरा एक और क्लासिफिकेशन करेंगे हम कि वो किस डोमेन में आ रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से आ रहा है, लैंड की वजह से आ रहा है, इस तरीके से, है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर करो। मेनली हम नेचुरल डिजास्टर की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। एक होता है एटमॉस्फेरिक, ठीक है? टेरेस्ट्रियल, चार ऐसे कर रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, हाँ वाटर पर हो सकते हैं, ठीक है? एक्वेटिक बोलेंगे इसको, ठीक है? फिर बायोलॉजिकल, इसमें एंथ्रोपोजेनिक है, हाँ ये वो तो सारे ही हैं। सारे आएंगे। अब जैसे कोविड हुआ, हम बायोलॉजिकल मान लिया डिजास्टर, ठीक है? एटमॉस्फेरिक के कोई एग्जांपल बताओ।
एटमॉस्फेरिक टॉर्नेडो, हाँ जी, और साइक्लोन, लाइटनिंग, है ना। टॉर्नेडो एग्जांपल्स लिख लो, साइक्लोन, हाँ, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं कि हम फ्लड को एटमॉस्फेरिक में माने या टेरेस्ट्रियल में, है ना, हम ज़रूरी मतलब हमेशा श्योर नहीं होते इस बारे में, ठीक है। बट ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन है ना। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्लासिफिकेशन का कोई मतलब नहीं, कि दो फ्लड क्या होती है, 4-5 किस्म की होती हैं। एक हाइड्रोलॉजिकल फ्लड, हद से ज़्यादा बारिश हो गई, ठीक है। एक क्या कहते हैं, इस टाइप की फ्लड होगी, वाटर मैनेजमेंट हम ठीक से नहीं कर रहे हैं, है ना, डैम की वजह से। एक ग्लेशियर लेक का आउटबर्स्ट वाली फ्लड, है ना, जो भी है, वो एटमॉस्फेरिक आ गई। ज़रूर नहीं है एटमॉस्फेरिक रीजंस की वजह से फ्लड आई हो, और भी रीजन हो सकते हैं। सर डिजास्टर, साइक्लोन की वजह से आ सकती है, सुनामी की वजह से आ सकती है। डिजास्टर के सब्जेक्टिव है सर? नहीं, मतलब सब्जेक्टिव के सेंस मतलब आप बोल रहे कि ज्योग्राफिकल, अरे वो तो ये क्लासिफिकेशन सब्जेक्टिव है, अच्छा, डिजास्टर सब्जेक्टिव कैसे हो गया इससे, है ना। ये टेरेस्ट्रियल में है ना, वो तो सिंपल है, ठीक है। हाँ, आप उस सेंस नहीं, अब ड्रॉट भी 4 टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट नहीं है, बारिश तो हुई थी लेकिन फिर भी ड्रॉट हो गई। एग्रीकल्चरल ड्रॉट है, वाटर मैनेजमेंट नहीं हुआ लेकिन फसलें सूखी हुई हैं इलाके की, आप समझ रहे हैं, उसको भी हम ड्रॉट बोलेंगे। 3-4 टाइप की ड्रॉट होती हैं इस चक्कर में। एक इकोलॉजिकल ड्रॉट, मान लो फसल भी खड़ी है, हमने नीचे से उठा के पानी डाल दिया, एग्रीकल्चरल ड्रॉट नहीं आने दी, लेकिन फॉरेस्ट सूख चुके हैं, इकोलॉजिकल ड्रॉट आ गई, है ना। हाँ, अजीब बात है ना, फॉरेस्ट सूख गए, है ना। फॉरेस्ट में तो ट्रीज की जो रूट्स होती है वो deep तक होती है। मान लो आप मराठवाड़ा में, जहाँ पे ओपन श्रब टाइप के फॉरेस्ट है ना, और वहाँ पे गर्मी के समय पे सब कुछ सूख रहा है, लेकिन लोगों ने फिर भी ड्रॉट जैसी सिचुएशन एग्रीकल्चरल फील्ड में नहीं आने दी, वो ज़मीन से उठा के पानी डाल रहे हैं। अब एग्रीकल्चरल ड्रॉट नहीं आई, पर इकोलॉजिकल ड्रॉट आ गई। क्यों? वन्य जीव मर रहे हैं, इनफैक्ट गांव के अंदर गाय और भैंस भी मर रहे हैं, है ना, लेकिन उसको ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट हम क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। ड्रॉट से फैमिन भी आती है। हाँ, फेमिन आती है, हाँ हाँ, नहीं, रिलेटेड टर्म फेमिन का मतलब सिर्फ ये है कि लोग मर रहे हैं, हाँ, फूड शॉर्टेज है, हाँ, भुखमरी की वजह से मर रहे हैं बस, है ना। हाँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ और हम सीधे अपने डिजास्टर मैनेजमेंट पर आते हैं। अब एक बार अगर डिजास्टर आ गया, इस टाइप का कोई डिजास्टर आया, अच्छा, बायोलॉजिकल डिजास्टर तो आप समझ ही रहे हैं किस टाइप के हो गए, कैसे हो गए। कोविड-19 है, और भी कुछ हो सकता है, जैसे एल्गल ब्लूम टाइप की चीज़ हो जाए, है ना। कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए, मतलब इस टाइप का डिजास्टर जिसने मान लो सारी वीट को ख़राब कर दिया, वो भी एक डिजास्टर है, क्योंकि वो आगे भुखमरी करेगा, आप समझ रहे हैं। तो अगर पेड़ और पौधों की भी जो हैं और जानवरों की भी जितनी भी है, अभी तक वो डिजास्टर जैसा नहीं हुआ, हो सकता है। हमें क्या करना है, डिजास्टर क्या हो, फोर्सेस आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल, अभी भी स्टिल इट इज अंडर ह्यूमन कंट्रोल। बर्ड फ्लू हो जाता है, अभी लोकस्ट अटैक भी होता है ना, वो भी अंडर ह्यूमन कंट्रोल होता है ना। उसको भी हम देखो, डिजास्टर और हैजार्ड के बीच में ना ऐसा कहते हैं मैग्नीट्यूड का अंतर है ना। तो लोकस्ट अटैक को हो सकता है कोई हैजार्ड बोल दे, उसको डिजास्टर नहीं बोलेगा, है ना। जैसे सर पहले कोलेरा वगैरह टाइफाइड की एपिडेमिक आ जाते थे, वो डिजास्टर है। हाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हाँ, वो एक डिजास्टर है, बायोलॉजिकल, वो बायोलॉजिकल डिजास्टर है। ठीक है, बस इतना ही है। एनसीईआरटी में उन्होंने लिखने की कोशिश करी, मतलब 11th क्लास की एनसीईआरटी में डिजास्टर एंड मतलब नेचुरल हैजार्ड्स को, है ना, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा साफ उन्होंने डिस्टिंक्शन खुद नहीं दिया, इसलिए मैं कोई डिस्टिंक्शन बता नहीं रहा, है ना। मानकर चलो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है हैजार्ड और इसके बीच में, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ और अब हम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तो हो गया डिजास्टर, है ना, बट दिस इज नॉट डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हुआ कि इससे होने वाले जो इम्पैक्ट है उसको अब मैनेज करना है, ठीक है। अब मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, होने के बाद या पहले भी कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं हम सर, प्रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट, इसको ये कर देते हैं।
आप सही कह रहे हो, प्रिपेयर कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं इस ये ना हो, अनडिज़ायरेबल अकरेंस ना हो, इसके लिए हम क्या करें? ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि डिजास्टर होने से पहले हमें कुछ करना है, मिटिगेशन ठीक है। प्रिपेयर्डनेस मतलब में कुछ पता है डिजास्टर के बारे में? हाँ। किस उसकी रीजन से इंटेंसिटी हो कम सकता है? करता है। हाँ, किस रीजन से आता है, तो उन रीजंस को कम से कम कि इसमें ये है हम रोक नहीं सकते। प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कैन वी स्टॉप इट? नो, ठीक है, बट स्टिल भी हम फिर भी हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि अगर आ गया बट हम मतलब ह्यूमन लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, मिनिमम डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ होगी प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। आप कह रहे थे मिटिगेशन का मतलब क्या हो गया? मिटिगेशन शब्द का अंतर क्या होता है? हमने अभी क्लाइमेट चेंज में अडेप्टेशन मिटिगेशन करा था। अडेप्टेशन क्या है? होने के बाद भी हो भी गया, हम मान रहे हैं क्लाइमेट चेंज आ गया, अब अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है। मिटिगेशन मतलब रोक लेते हैं। उसी होने ही ना दें, हम स्टॉप कर दे रहे हैं, है ना, हम ऐसी कंडीशंस कर रहे हैं कि आए ही नहीं वो डिजास्टर। आप समझ रहे हैं? वो हो गया मिटिगेशन। या मान लो सुनामी आ भी रही है, हमने सी वॉल बना दी, है ना, अब इसको कुछ लोग प्रिपेयर्डनेस भी बोल सकते हैं कि हम उसको एक्चुअली डिजास्टर को स्टॉप नहीं कर रहे। और बेटर एग्जांपल इनफैक्ट उस सेंस में क्या होगा कि मान लीजिए उस जगह पे फ्लड आती है और हमने डैम बना दिया पीछे, और बार बार मान लो कोसी नदी पे फ्लड आ रही है, हमने नेपाल के साथ ट्रीटी करी और कोसी पे पीछे की तरफ 2-3 डैम बना दिए कि कभी भी एब्रप्टली पानी रिलीज ही ना हो पहाड़ों से। अगर बारिश भी हो वो सारा हम उतना खाली करके रखें, पूरा बारिश का पानी डैम के अंदर भर जाए, है ना, आने नहीं दे। का प्राइमरी पर्पस ये थोड़ी है। नहीं, ये वन ऑफ द पर्पस होता है, लेकिन है ना, तो प्राइमरी पर्पस सिर्फ ये होता है कि भाई हम एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन दे दें, या मान लो वो हाइड्रो पावर के लिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं, या सिटी वाटर सप्लाई के लिए कर रहे हैं, है ना, इनके लिए होता है, ये प्राइमरी पर्पस डैम की होता है। टेक्निक कितनी पुरानी है? जब से धौलावीरा, और क्या, और क्या, और क्या। वाटर रिजर्वर था एक। रिजर्वर और डैम में तो डिफरेंस है। देखो, अगर आप चलते हुए नदी को रोक दो, वो डैम है। बीवर डैम भी डैम है। हाँ, बीवर डैम भी डैम, मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड टेक्नोलॉजी, ये बहते हुए पानी को रोकना इस डैम, है ना, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं। एक होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या होता है? आने के बाद हम इसको स्टॉप नहीं कर रहे, ठीक है, अब इसमें भी ह्यूमन लाइफ को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बस डिजास्टर से पहले या बाद, डिजास्टर से ये पहले है, बिफोर, ये भी बिफोर है, ये आफ्टर है ना। रिस्पॉन्स कि एकदम से डिजास्टर आया, सरकार ने एक नई सी फंड बनाई, ठीक है, और कहा कि जल्दी से आर्मी को यहाँ जाओ, इसको मैनेज करो, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स। हाँ, फिर आता है रिकवरी, ये भी है आफ्टर, ठीक है। क्या हम डिजास्टर को स्टॉप कर पा रहे हैं? नहीं, ठीक है। ये क्या हम ह्यूमन लाइफ को उससे सेव करा रहे हैं? नहीं, ह्यूमन लाइफ जो जा चुकी है वो जा चुकी है। हाँ, ये कंपनसेशन वगैरह सब कुछ रिकवरी में आएगा। बट सर रिकवरी तो उसी के लिए होती है ना कि जो बची हुई है जान उनको। नहीं, वो रिस्पॉन्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। लोग दबे हुए, अर्थक्वेक आ गया, ये हमारा रिस्पॉन्स है। एक बार ये सारा रिस्पॉन्स हमने कर दिया, जितने जान बच सकते नहीं बच गई। अब बिल्डिंग्स को दोबारा बनाना है, स्कूल्स को दोबारा बनाना है, हॉस्पिटल को दोबारा बनाना है, वो हमारी रिकवरी है। और वो रिकवरी ऐसी होनी चाहिए कि इस बार हम प्रिपेयर्ड रहें। तो रिकवरी एंड प्रिपेयर्डनेस, तो मिटिगेशन उसके बाद आती है। म्यूचुअल रहना चाहिए। रिकवरी जब नहीं उसके बाद ही मानेंगे, वैसे दोनों को एक साथ भी मान सकते हो आप, है ना। अगर कोविड के बाद हमने मिटिगेशन की है, रिकवरी एक्चुअली पता है क्या, इसको ना इसी साइकिल में हमें मानना चाहिए, ऐसे करके। आप ये कर सकते हो, बस मिटिगेशन को यहाँ कर दो, अदरवाइज ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, रिकवरी, ये हमारा तरीका होता है। डिजास्टर कहाँ आता है? डिजास्टर स्ट्राइक्स हेयर, दिस इज डिजास्टर। मिटिगेशन और रिस्पांस के
अब हमें ये नहीं पता कि मिटिगेशन यहाँ रखना चाहिए, प्रिपेयर्डनेस यहाँ रखना चाहिए, ये मेरे को नहीं पता। तो सर इसमें नेचुरल डिजास्टर में हम स्विस चीज मॉडल को फॉलो करेंगे, हाँ होता है इसमें? हाँ, हर चीज़ में आपको स्विच चीज मॉडल फॉलो करना है। हाँ, but वो तो नेचुरली कैसे कर सकता है, मतलब लोग नहीं, कैसे होगा ये ठीक है बट रिकवरी के थ्रू तो कर सकते हैं। कि मैं प्रिपेयर्डनेस में कोई लीप लो बोल रहा हूँ। हाँ, फॉर एग्जांपल कोविड-19, ठीक है, स्विच चीज मॉडल क्या कह रहा है कि जैसे ही अब मान लो अगर कोविड-19 जैसी चीज़ आती है, इसको रोकने के लिए हमारे ऑब्वियस वो तरीके क्या है? कि हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। जैसे ही आया सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वायरस फिर भी स्लो चलता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तेज चलती है। ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह चली जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं अब ये WHO का एक नियम भी था कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आएगी तो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक लूप होल था सबसे पहले, यहाँ स्विच चीज़ मॉडल फेल हो गया, चलो ठीक है। अगर ये चीज़ हो भी गया और हमें फिर भी पता है अब डेथ होना शुरू हो गई है, नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये रुक जाना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे एक लूप होल था, हम क्वारंटाइन ठीक से नहीं कर पा रहे थे इफेक्टिवली, है ना। मतलब इस तरीके से आप सोच रहे हैं कि ऐसे कई सारे लूप होल, इनफैक्ट ये जहाँ पे भी ये हो रहा होगा, सबसे पहला लूप होल तो यही है कि वो जो क्या कहते हैं, हम किसी भी चीज़ को रॉ ना खाएं, है ना, हम जो भी है। अब वो एक और चीज़ है कि पहली बात तो रॉ ना खाएं, क्योंकि एड्स भी इसी तरीके से आया था, है ना। एड्स आपको पता है कैसे आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था कि किसी ने हो सकता, ये चिंपैंजी से आया है, ठीक है। और हो सकता है किसी ने या तो चिंपैंजी के बीच में कोई फाइट वगैरह हुई होगी, डॉक्टर कोई रहा होगा जिसने वहाँ पे या तो उनके वो करने गया होगा, या फिर हो सकता है किसी ह्यूमन ने चिंपैंजी को खाने की कोशिश करी है, कुछ तो हुआ है। चिंपैंजी के ब्लड के साथ किसी तरीके से ह्यूमन कांटेक्ट में आए हैं। या तो नहीं सर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ह्यूमन और चिंपैंजी नहीं। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, मतलब हमें क्या पता क्या है, लेकिन ये नहीं रहा होगा। सिंपली चिंपैंजी ब्लड के साथ कांटेक्ट में अगर कोई आ गया, ठीक है, और उसने इन्फेक्ट कर दिया, और सिंपली कांटेक्ट में नहीं आया कि जैसे छूने पर से नहीं हो जाएगा, तो ये ह्यूमन का वायरस नहीं है, एड्स नहीं, ये चिंपैंजी से है। अब उनके डीएनए हमारे डीएनए से लगभग 2-3% ही अलग है, 98% ऐसे कुछ है, 98% सेम है। तो जो चीज़ उनको इम्पैक्ट कर सकती है वो हमें भी कर सकती है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, समझ नहीं रहे। उस डीएनए देखो, उस डीएनए के पूरे सीक्वेंस में कहीं वल्नरेबिलिटी है जहाँ पे एक माइक्रोब उठाकर वहाँ पे इम्पैक्ट कर देता है। सेम वल्नरेबिलिटी हमारे भी सीक्वेंस में है ना। तो क्या है कि पहली बात तो सैनिटेशन ही रखनी थी, पहला लूप होल यहीं पे नहीं होना चाहिए था, है ना। वो सारे ब्रेक हो गए, सैनिटेशन नहीं थी, फिर इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई गई, फिर क्वारंटीन नहीं करा गया, हो गया वो मॉडल बने। दोबारा आने की चाइना में हुआ कि उसी लैब से दोबारा कोविड का कोई वेरिएंट लीक हुआ, सेम मतलब उसी लैब से कोविड-19। जब अब तो जितने लोग बचने थे वो बच गए। मतलब क्या करते हैं वो आपको समझ नहीं आता। हाँ, अब तो वैक्सीन भी लग गए। नहीं, पॉइंट ये है कि जो ज़्यादा वल्नरेबल थे उस लूप होल की वजह से वो सारे टपक लिए पहले ही। जिन लोग को एक भी बार नहीं हुआ। हाँ, उनको थोड़ी दिक्कत, या तो बहुत ज़्यादा ही इम्यून है, क्या और कुछ भी कर सकते हैं ना। चलो ठीक है, अब आपको समझ आ गया ये 4 चीज़ें। इसको ज़रा इसकी भी फ़ोटो खींच लेते हैं। क्या हुआ? बहुत दिन से बड़ा earthquake हुआ है। तो आया तो था तुर्की में आया था, अभी जो दिल्ली में आया था, चार का था। बड़ा सर वो कह रहे बड़ा नहीं आया है, बड़ा ज़्यादा मैग्नीट्यूड उसमें लोगों ने इतनी आवाज़ वगैरह सुनी थी। वो सर एपिसेंटर दिल्ली था उसका। हाँ, अब आवाज़ कैसे आ सकती है? हाँ सर, आवाज तो आई थी। आई है ना थी सर? सर, पंख सुनी थी सर वो एक सर, मतलब मैं कुछ तो उठी क्रैकिंग थी। साउंड आया था हाँ? सर, क्रैकिंग। मैं तो उठ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मैं अभी सो जाऊँ तो नहीं उठूँ। दिवाली वाले दिन सो जाता हूँ, पटाखे की आवाज़ में। तो आवाज़ क्यों है वो बताओ, आवाज़ क्यों हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक
टेक्टोनिक प्लेट्स की अब कई लोग तो कह रहे हैं वो एक दोलक वहाँ एपिसेंटर था, वहाँ पक्का वहाँ पर कैंटोनमेंट है, कुछ करा हुआ आर्मी ने अंडरग्राउंड कुछ कर रहे थे हैं? हो सकता है। नहीं देखो अब हुआ क्या कि अर्थ को व्हाट इज अर्थक्वेक एक्चुअली हमारा सबसे पहला डिजास्टर ही अर्थक्वेक। केजरीवाल का हाथ था उसमें। अच्छा प्लेट्स हाँ। अर्थ की प्लेट्स सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, व्हाट इज शेकिंग? वही वो हिलना डुलना। वाइब्रेशन एंड व्हाट इज साउंड? साउंड इज वाइब्रेशन। साउंड इज अगर गलती से जो अर्थक्वेक है वो ऐसे सिस्मोग्राफ पे ऐसे कुछ दे रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ अर्थक्वेक आया, ठीक है, अगर ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, मतलब 20 हर्ट्ज से ऊपर है, मान लो ये जो फ्रीक्वेंसी थी वो 30-40 हर्ट्ज थी, आपको सुनाई देगी ये आवाज। क्या बात है? यस, क्योंकि पूरी अर्थ, नाउ होल अर्थ इज अ मेम्ब्रेन एंड द होल मेम्ब्रेन इज शेकिंग, डोलक बन गई अर्थ। आप समझ रहे हो, जो 30 से 40 हर्ट्ज पे वाइब्रेट कर रही है, क्यों नहीं आवाज आपको आवाज सुनाई देगी? बढ़िया लड़के वाला। अर्थ पियानो बजा रही है ना, अर्थ पियानो बजा रही है, इसलिए आपको वो आवाज सुनाई दी। है। दो फोर में बैठे ना। हाँ, सिस्मिक जोन 4 है हमारा। तिब्बत वाला शायद 6 था जो अभी कौन सा वाला? तिब्बत में जो आया था 7 6 अब पता है क्या है कि तिब्बत पूरा ही सिस्मिक जोन 5 में है। ऐसा बार रहती कितने लोग? हाँ, इसलिए। अर्थक्वेक के जोन में बटे हुए हैं। हाँ, अभी हम जोन भी करेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, देखो अपने आप को प्रिपेयर करना है और वो जोन के हिसाब से होगा, हाँ। है ना। 5 वालों को ज़्यादा प्रिपेयर करना है, 3 वालों को नहीं करना है। इंडिया किसमें आता है? 1 तो होता ही नहीं। रिंग ऑफ फायर में सबसे ज्यादा है ना? हाँ, पूरे तो सबसे तगड़ा इसने जापान ने प्रिपेयर कर रखा है। सुनामी और अर्थ तीनों हम्म। का क्या? साथ में थोड़ा बच जाता है। क्यों? हार्ड वार्ड नहीं होता। हाँ। हो सकता है। प्लेटिंग है ना? बट शैडो जोन तो वो एपिसेंटर से देखो अब यहाँ पे ना मिटिगेशन के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम आउटराइट प्रिवेंट कर लें, ठीक है, यहाँ प्रिपेयर्डनेस की जगह एक और टर्म आता है प्रिवेंशन, अक्सर आप देखेंगे, ठीक है, और एक आता है रिस्क रिडक्शन। ये दोनों टर्म लिखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन अपने आप में एक इंटरनेशनल टर्म है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं वो किस चीज़ के लिए होती हैं? डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए। मिटिगेशन के अंदर। हाँ, मिटिगेशन के अंदर, ठीक है। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज में भी जो ट्रीटीज़ हो रही हैं वो रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड हो रही हैं। है ना, तो ये क्या है कि यह आउटराइट आने ही नहीं देना, है ना, ऐसा कुछ कर देना है कि भाई कभी आए ही नहीं। क्या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि बिल्कुल आए ही नहीं, है ना, मतलब जैसे हम फिर भी कर सकते हैं, जैसे मान लो ड्रॉट आए ही नहीं, हम कर सकते हैं। हटा ही नहीं। हाँ बट वो तो क्लाइमेट चेंज से भी वेदर पे डिपेंड है। हाँ। ऐसा फ्लड को बोल सकते हैं। फ्लड को बोल सकते हैं, डॉट तो बायोलॉजिकल डिजास्टर, फ्लड को रोक सकते हैं, हाँ, फ्लड नहीं को रोक डाइवर्ट कर सकते हैं। डाइवर्ट कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट रोकने जैसे ही हो गया, ठीक है। बट ऑब्वियसली अब देखो ये पता है क्या, एक ना ज्योग्राफी की 11th क्लास की किताब में ना 2 टर्म दी हुई हैं, क्या कि एक तो पॉसिबिलिज्म, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म, और एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। व्हाट इज पॉसिबिलिज्म? पॉसिबिलिज्म ये कि ह्यूमंस के पास वो कैपेबिलिटी है वो कुछ भी पॉसिबल करा पाए, ठीक है। और एक है डिटर्मिनिज्म कि नहीं, एनवायरनमेंट डिटरमाइन करता है कि हम क्या कर सकते हैं। एनवायरनमेंट इज द लिमिट ऑफ ह्यूमन पॉसिबिलिटीज। बी ऑप्शन सही लग रहा है। हाँ, बी ऑप्शन सही लग रहा है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये फालतू की चीज़ है, ऐसा होता नहीं कभी। सर हम अर्थ से पहले बाहर चलेंगे ना? अर्थ से पहले बाहर चलेंगे अर्थ से पहले बात मतलब यूनिवर्स में कौन? ह्यूमंस। मतलब चलो वॉयेजर भेज दिया ना, वॉयेजर भेज दिया ना हमने। हाँ हाँ हाँ, ये तो है। बाकी अर्थ हमने अपने आप को थोड़ी भेज दिया, वॉयेजर ही तो भेजा। ऐसा तो यूँ पत्थर कहीं पे भी भेज दो, लो हम ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट भेज दिया हमने। उस पर तो डायग्राम्स होने हुए हैं ना, वॉयेजर पे तो ह्यूमंस के और हाँ। कुछ सोलर सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं। मैंने देखा उसका पिक्चर, समझ हाँ, मैं समझ में नहीं आ रहा। नहीं सही में बहुत ज़्यादा IQ चाहिए उसको समझने के लिए। वो लोग समझने के दिन के लिए भेजा है वो।
पता नहीं, बात वो नहीं है, अगर उन्होंने समझ लिया, इतना हाई IQ रहा, पॉइंट ये है फिर वो हमसे ज़्यादा समझदार हो गए, तो वो फिर आराम हमें से ढूंढ नीचे लेंगे। है ना, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो। ठीक है, अच्छा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में 4 फैक्टर आते हैं। ठीक है, आजकल ना एक नया, क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है, ट्रेंड तो नहीं, ठीक है, तो रिस्क रिडक्शन एक टॉपिक डालो, इसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन या रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी लिख सकते हो, DRR एक्चुअली, DRR ब्रैकेट में लिख लो, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, ये सिस्टमेटिक अप्रोच, टू आइडेंटिफाइंग, assessing and reducing the risk of disaster. रिस्क ऑफ डिजास्टर। ठीक है, तो इसके एक्चुअली वही जो हमने ये स्टेप लिखा है, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई। ठीक है, दूसरा, एक बार आइडेंटिफाई कर दिया फिर उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना कि मिटिगेशन के अंदर ही तो रिस्क रिडक्शन था, ठीक है वो सब सही है, बट मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ, है ना, कि हम करने की क्या कोशिश करते हैं कि फिर उसको कम करने की, मिटिगेशन का मतलब उसको कम करना, है ना। पहले आपने आइडेंटिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई क्या करा आपने, रिस्क, फिर उस रिस्क को मिटिगेट करना है, मिटिगेट द रिस्क, है ना। सारी रिस्क नहीं कर सकते हम, रिस्क रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ रिस्क फिर भी बनी रहेगी। हम 2 काम कर सकते हैं, रिस्क रिडक्शन के 2 आयाम हैं, एक आप फिजिकली उसको मिटिगेट कर दो, इफ यू आर अनएबल टू फिजिकली मिटिगेट द रिस्क देन फाइनेंशियली कवर द कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियली हम कैसे कवर कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस कवर, साइकोलॉजिकली है ना, कि अगर फिर भी डिजास्टर आया और उसने फिर भी कुछ गड़बड़ कर दी, तो एटलीस्ट इकोनॉमी के ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन ना पड़ जाए, फैमिलीज़ के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना पड़ जाए, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ना पड़ जाए, गवर्नमेंट्स के ऊपर ना पड़ जाए। हम एडिक्वेट रिस्क कवर देंगे। एक्सीडेंटल रिस्क कवर क्या होता है, रिस्क कवर ही था, हेल्थ रिस्क कवर, वो सब रिस्क कवर। इंश्योरेंस के बहुत प्रोडक्ट होते हैं हर टाइप के, बेस्ट रहेगा हैं दिल्ली में, कौन सा इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा? पता नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कोई इंश्योरेंस कंपनी यहाँ डालना चाहिए। सर अगर ज़्यादा हमें इंश्योरेंस, वो पूरी GDP रखवा लेगी अब प्रीमियम के तौर पे। हाँ क्या करें, अगर ज़्यादा इंश्योरेंस कवर दिया हमने, हाँ तो लोगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या रिस्क करने का? नहीं, आपका फाइनेंशियल रिस्क कवर हो रहा है, जो ह्यूमन मेहनत चली गई किसी चीज़ को बिल्ड करने में, वो टाइम लॉस जो हो गया वो कहाँ जाएगा? ये तो ऐसा हो गया भाई, हेल्थ रिस्क ले ली इसलिए हम चाह रहे हैं कि यार मेरे को एक बार ना हार्ट अटैक, मजा आ जाए। होता है ना US में, जैसे एक्सीडेंट कवर होता वो है, तो एक्सीडेंट, कार के आगे जाके हाँ लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है ज़िंदगी में, हर किसी के पास नहीं होता, है ना। ठीक है, तो हम क्या इंश्योरेंस कवर को हम बोलेंगे, पहले हमने मिटिगेट कर दिया, इसको बोलेंगे फाइनेंस द रिस्क, फाइनेंस द रिस्क। अभी तो क्रॉप्स को भी नहीं दे पा रहे, तो हाँ हम तो क्रॉप्स को भी नहीं दे पा रहे। फसल बीमा है ना हमारा? हाँ फसल बीमा है, बट वो तो नहीं फ्रॉड नहीं है इस तरह, ऐसे किसी भी चीज़ को ऐसे पेंट मत कर दिया करो ये ब्लैक है। सर बोलते हैं तो मैं सीख के उनसे, हैं कौन बोलते हैं? मैं नहीं आप नहीं, हैं? आयर वाले सर अच्छा अच्छा, ऐसे बोलते थे ना किसी को हाँ 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 कि यू आर फ्रॉड है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा ये जो कुछ भी करा, आपने रिस्क आइडेंटिफाई करी, आपने उसको मिटिगेट कर दिया, किस चीज़ों को इंश्योरेंस कवर कर दिया, ये सारी चीज़ें कर दिया, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फाइलों में दब के नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तीसरा स्टेप ये होता है इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, बच्चे को बताने चाहिए। फिर क्या होता है? सर ये स्कूल में मॉक ड्रिल्स होनी चाहिए ना? हाँ होती है ऐसे नहीं होता? होती है।
मेरे स्कूल में होती है। मेरे में तो गिनती की दो जीवन ही बस। ऐसे मतलब अचानक पूरे से बुला भी lifetime में लेते थे, गिनती की फायर दो अलार्म बार। हैं? खुद ही फायर अलार्म भी बजा देते थे, सबको बुलाते थे हाँ। कि अगर हो गए तो क्या करोगे। हाँ। हमारे स्कूल में नहीं हुआ ऐसा कुछ। इमेजिन हमको तो पहले बताया जाता था कि अब हम कुछ और करेंगे। हमारे स्कूल में ऐसा होता था कि जब फायर अलार्म बजता था वो कहते थे पहले लाइन बनाओ, लाइन से जाओ। लाइन में आग लगेगा। ऑब्वियसली जब बारिश आएगी कोई लाइन बनाएगा। हम तो भागते थे सीधा। हमें तो वो करना है ना, उसको दिखाना है कि एग्जैक्टली ये मॉक ड्रिल है, वो तो वो उसका मॉक करके दिखाना है, मॉक तो हुआ ही नहीं उसका। ऐसे बोलते थे कि सभी बच्चों का सपना होता है स्कूल में एक बार तो एक और मॉक हाँ ये तो है। दिल्ली में हो रही है ना मॉक ड्रिल्स, हैं? इतनी सारी बॉम्ब स्क्वाड्स आ गए। डेली वो मॉक कैसे हो गया? बॉम्ब रखा हुआ है। तो भागते साथ में जो ड्रिल तो हो गया ना, प्लान ड्रिल तो हो गया ना, प्लान क्या होगा वो तो प्लान तो नहीं होगा। सीआरपीएफ के ड्रिल्स होते हैं। ईमेल पे भेजते हैं सब स्कैमर्स, आज स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, सीधे प्रिंसिपल को। ये ट्रैक नहीं होता। चलो एक ना एक चीज़ और मैंने लिखी हुई है कि रिस्क के डायमेंशंस क्या होते हैं, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे रिस्क के जो डायमेंशन है ना वैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किस सेंस में, ये आपको ना बस दिमाग खुला होना चाहिए इस सेंस में। ज़रूरी नहीं है आप ये रटो या पढ़ो भी, ठीक है। लेकिन क्या कि जैसे सबसे पहली चीज़ रिस्क के लिए एक्सपोजर होता है। एक्सपोजर आप कैसे पता लगेंगे? देखो अगर आप फाइनेंशियली ठीक लेवल पर है तो आप एक्सपोज कम है ना। आप जैसे कोस्टल इलाकों में रह रहे हैं, आप गरीब हैं, आप नाविक हैं, तो आप ज़्यादा एक्सपोज हैं, है ना। ऐसे ही कोई बंदा अगर जमुना के खादर में रह रहा है वो ज़्यादा एक्सपोज है उस पोल्यूशन से, एकदम एकदम नज़दीक वाला फ्लड प्लेन है ना, गॉट इट। तो कौन ज़्यादा एक्सपोज है? जो कि गंदे में रह रहा है, जो कि पुअर है ना, वो ज़्यादा एक्सपोज हो गया। हाँ, तो एक्सपोजर तो कहने का मतलब क्या है कि जो रिस्क होता है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, मैं रिस्क के ऊपर ही मुझे बात कर रहा हूँ। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो रिस्क है वो हर एक के लिए बराबर नहीं है, डिजास्टर का रिस्क, बल्कि आप लिख भी सकते हो, सही बात है। ठीक है, रिस्क किस पे डिपेंड करता है कि एक्सपोजर कितना है, ठीक है। एक्सपोजर टू द डिजास्टर, और दिस इटसेल्फ इज डिपेंड मतलब इट डिपेंड्स अपॉन क्या? वल्नरेबिलिटी। और वल्नरेबिलिटी क्या है कि आप कितने मतलब एक छोटी सी मतलब हवा का झोंका आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है ना। मतलब आप वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? तुम्हारा घर पक्का हाउस है, यस, है ना। और वल्नरेबिलिटी इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, मेनी फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। झुग्गी झोपड़ी वाले के तो घर उड़ जाते हैं ना, हाँ, एमसीडी वाले की तोड़ देते वो ह्यूमन बेस के साथ है। ठीक है। आपको रीजन याद रखने की जरूरत नहीं है। वल्नरेबिलिटी जस्ट डिपेंड्स ऑन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर किसी ने पूछ लिया वल्नरेबिलिटी डिपेंड्स ऑन व्हाट कंडीशंस, आपका अभी सोसाइटी होना है उसमें वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले गरीब को, ठीक है, हो सकता है अनमोल सर खुद लेने वाला, उनका सब्जेक्ट है। गरीब के ऊपर ही आता है सारा वर्ड, हैं? सबसे गरीब है, हाँ, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा burden आता है। यस, फिर उनकी जगह आप ही पढ़ा दें। हैं? क्या क्या सोसाइटी? पढ़ा होगी society। पता नहीं, देखते हैं। देखो 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 देखो, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। अब आप समझ रहे हैं, अगर इस शब्द को तोड़ा जाए तो आप वल्नरेबिलिटी समझ जाएंगे। क्या है वल्नरेबिलिटी? कौन सी कंडीशंस हो गई जिस पे जो किसी को ज़्यादा वल्नरेबल बनाती हैं? जैसे सोशली वल्नरेबल है और इकोनॉमिकली। यस, सोशल वल्नरेबिलिटी जैसे वुमेन, एल्डर्स, चिल्ड्रन, नॉट ओनली दिस, कास्ट, रिलीजन, SC, ST, हाँ समझ रहे हैं, कास्ट, रिलीजन, आप ट्राइबल हैं कि नहीं, आप किस जगह रह रहे हैं, है ना, ये सोशल आउटकास्ट हो गई। फिर रैक पिकर्स वगैरह, ये इकोनॉमिक हो गया कंडीशन, है ना, कि आपका वो क्या है, क्या कहते हैं, प्रोफेशन क्या है, और वो सारी चीज़ें, है ना, आप कितने गरीब हैं, आप जोग्राफिकली किस जगह पे रह रहे हैं। लाइक यमुना किनारे जो रहते हैं, एग्जैक्टली, जो उसमें फ्लड आता है सबसे पहले वो होंगे, है ना। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक ना जोग्राफिकल नहीं आ रहा है, एक जोग्राफिकल और लिख लो, सोशो इकोनॉमिक जोग्राफिकल कंडीशन।
ठीक है, अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, वील से दैट द सर्टेन कम्युनिटी इज ससेप्टेबल टू डिजास्टर, दैट इज दे आर वल्नरेबल। ठीक है, और ये वल्नरेबिलिटी हो क्यों जाती है, ये वल्नरेबिलिटी क्रिएट क्या कर सकती है कि लैक ऑफ कोपिंग कैपेबिलिटीज, लैक ऑफ कोपिंग कैपेबिलिटीज, कि हम कोप नहीं कर पाते टू द डिजास्टर, है ना। ये डिजास्टर के आने के बाद है, आने से पहले भी हम कुछ नहीं कर पाते। लैक ऑफ, आने से पहले हम क्या करने की कोशिश करते हैं, पहले है ना, प्रिपेयर, लैक ऑफ अडेप्टेशन कैपेबिलिटीज। अगर ये चीज आपके पास नहीं है, यू आर वल्नरेबल, एंड दिस वल्नरेबिलिटी इज कॉज्ड बाय a host of factors, and that creates an exposure to the disaster. This is what we call a risk. So climate change से वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ। disasters की। सर ऐसा कोई म्यूचुअल कनेक्शन है कि लाइक जैसे डेवलपमेंट बढ़ा हम्म। है, डिजास्टर भी उतने बढ़ने शुरू हुए। बढ़ रहे हैं, नहीं, बट हम ये नहीं बोलते कि डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि कभी कभी डेवलपमेंट सस्टेनेबल भी हो जाती है। अगर इंफ्रा की बात करें तो हाँ, तो उसमें- हाँ, हम क्या बोलेंगे, अगर डेवलपमेंट इज अनसस्टेनेबल, इट गोज अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर इंस्टेड ऑफ गोइंग अलोंग विद इट, है ना, तो क्या है कि रिस्क बढ़ रहा है हमारा। क्यों? हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है। इससे टेलीविजन स्मॉग और human- बिल्कुल बिल्कुल। लाइक उत्तराखंड में मठ है बहुत सारे, हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन लिखा वल्नरेबिलिटी पे। हो सकता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो, आपकी जोग्राफिकल कंडीशन बुरी हो, unsustainable growth कर रहे हैं ना। हम गलत जगह पे गलत चीज़ बना रहे हैं, है ना, हो गया रिस्क। वी आर एक्सपोज टू द डिजास्टर, वी आर वल्नरेबल डिस्पाइट being well off socially and economically, because we went against the forces of nature. Now we lack coping capabilities and lack adaptation capabilities, है ना, and therefore despite being rich we are vulnerable, we are exposed to the risk. कोपिंग कैपेबिलिटी में वल्नरेबल कैसे बनाती है? मतलब हम कोप नहीं कर सकते ना, मतलब कोपिंग कैपेबिलिटी क्या हो गया किसके साथ? कि डिजास्टर के साथ, डिजास्टर के साथ डिजास्टर के साथ क्या, अगर हमारे पास, मान लो हमारे पास अगर पैसा है, ठीक है, हम क्या करेंगे, तगड़ा सा महल खड़ा करेंगे, ठीक है, अपने, हाँ जो भी है, शीश महल खड़ा करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि अपने आप को रिस्क कवर भी रखेंगे, अपनी जो वेल्थ है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। अगर हमारा एक मकान चला गया, हम क्या करेंगे, हमने स्टोर कर रखी थी वेल्थ, वहाँ से वेल्थ उठाया, फिर से बनाया नया मकान, ठीक है, वी कैन कोप विद द डिजास्टर, ठीक है। इनफैक्ट जो शीश महल है उसको चारों तरफ हम किलेबंदी कर देंगे, आए ही नहीं डिजास्टर। हो सकता है अंडरग्राउंड वोल्ट में रहते हो हम, व्हाइट हाउस की तरह। अडेप्टेशन कैपेबिलिटीज, ठीक है, हो सकता है हम सीधे मार्स में जाने की सोच रहे हो, इसको तो हम न्यूक करेंगे, हम जाएंगे वहाँ पे, मार्स पे एडवांस करेंगे। हैं, क्या? मार्स पे नहीं है ना, मार्स पे। नहीं है, बट जो भी है, एलॉन मस्क को पता होगा। हाँ, बट पॉइंट ये है, कोई भी डिजास्टर आएगा, हाँ, तो मस्क का तो नया एआई आ रहा है। जो भी आ रहा है, छोड़ो ना उसको, एक हाँ? एक क्वेश्चन था, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी नया वो लॉन्च किया है, गोल्डन कलर का सही सुपर कंप्यूटर। अच्छा, हाँ, वो अच्छा। कह रहा है कि दुनिया के जितने भी आज तक के कंप्यूटर्स हैं ना, उन सबको कंबाइन करते हुए उससे ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर उसमें है। इतना सा है वो आज आर्टिकल में आया है। आर्टिकल में आया था कल परसों, और बोल रहे हैं कि उन्होंने कि नई स्टेट ऑफ मैटर इजाद करी है, हाँ उसका यूज़ किया है उसने। हाँ, देखो मैंने आपको बताया था स्टेट ऑफ मैटर सब कितनी है, 5 चीज़ नहीं 5 नहीं है, 3 नहीं बहुत सारी है, सच में 30-35 हो चुकी है, 30-35 हो चुकी है। हमने तो 5 ही पढ़ी थी। नहीं, हमने 5 पढ़ी थी, जो कि आइंस्टाइन तक आते आते हमने खोज ली थी। उसके बाद इतनी सारी स्टेट ऑफ मैटर हो गई हैं, प्लाज्मा में ही मल्टीपल स्टेट ऑफ मैटर हो गई हैं, तो प्रूवन है कोई हैं? हाँ, प्रूवन है थ्योरेटिकली और डिस्कवर्ड है। एक्सपेरिमेंट। अब क्वार्क अपने आप में एक अपनी स्टेट ऑफ मैटर बना लेते हैं, उसको हम प्लाज्मा नहीं बोलते। प्लाज्मा तो तब कहते हैं ना कि जब हम कर रहे थे ये, है ना, याद है क्वार्क के बारे में जब बता रहा था, प्लाज्मा हम किसको बोलेंगे कि भाई सी ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट फ्रीली आयंस, मूविंग है। उसको भी तोड़ दिया तो बन गए क्वार्क्स। इसको क्या स्टेट ऑफ मैटर बोलेंगे?
फिर वो तो पहले हमने स्टेट ऑफ मैटर एटम्स के टर्म पे डिफाइन करी, 3 स्टेट ऑफ मैटर दी, फिर हमने देखा यार ये तो एटम टूट जाते हैं, 2 और आ गई। अब पता लग रहा है जो जिनसे वो बनते हैं प्लाज्मा और बोसाइंस्टाइन कंसेंट है ना, ये भी टूट सकते हैं, हाँ। तो और बन जाएंगी स्टेट ऑफ मैटर्स। So फिर उनकी पावर्स कितनी मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि वो बहुत सारी जो नई स्टेट ऑफ मैटर है ना, वैसे ही कुछ उसने क्या करा है कि क्वांटम फिजिक्स का कुछ इस्तेमाल करके उसने एक बेहतर टेक्नोलॉजी, मतलब उसने कोई मतलब वो जिस लेवल पे वो ट्रांसमिशन कर रहा है ना ट्रांजिस्टर्स का, है ना, वो सब एटॉमिक लेवल है। कुल मिलाकर बात बस ये है। आर्टिकल में हाँ जी, नॉवल वे। हाँ नॉवल वे ठीक है, कोई नया तरीका निकाला होगा जिसमें कि वो सब एटॉमिक लेवल पे जाकर ये काम कर रहे हैं। अभी तक सब एटॉमिक लेवल, हाँ अभी तक वो एटॉमिक लेवल पे सब कर रहे थे ना, और सब एटॉमिक लेवल पे चल रहा क्वार्क के साथ भी अब वो करेंगे। है। हाँ हो सकता है। सिर्फ इतनी सी एरिया में सारा इतनी कंप्यूटेशन पावर जनरेट कर दिया उन्होंने। ना फोन के जितना है, बस स्क्वायर टाइप का गोल्डन। हाँ, वो आपको ये नहीं समझ आना ना कि जब ये असलियत में चलेगा उसको कूल कितना करना पड़ेगा। क्या पता इसको सिर्फ चलाने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम हो वो कमरे जितने हो। क्या मतलब क्वांटम स्टेट में काम करेगा वो। हैं? क्वांटम स्टेट ऐसा होता में है? चलाने के लिए कूलर सिस्टम। हाँ, अरे देखो अभी भी मेरे लैपटॉप में जो चिप लगी हुई है वो इतनी सी है, ठीक है, लेकिन उसको कूल करने के लिए जो सिस्टम है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए मेरा लैपटॉप हैवी है। हाँ, जीपीयू में भी ऐसा सिस्टम होता है। बिल्कुल। छोटी सी होती है सर बस। हाँ, उसमें अब इसमें फ़ोन्स में तो क्या होता है कि वो फिर भी इतनी पावर इतने हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं चलाते। ये क्या है कि हम मेरा जैसे सिस्टम चल रहा है 3.60 गीगाहर्ट्ज़ पे, ठीक है, अच्छे जो सिस्टम होते हैं 3 गीगाहर्ट्ज़ तक ही चलते हैं, वरना गर्म हो जाते हैं। मेरा इतना गर्म हो जाता है इस पर ये नीचे लगाना पड़ता है मेरे को कौन सा कूलिंग पैड। ये है पुराने हो गए, ये हरीराम से 5 साल छोटा है, बड़ा है बस। हाँ ये 18 साल का होने वाला है। अच्छा। नहीं 5 साल छोटा है एक्चुअली, छोटा है, 13 साल का है ये। हाँ, ठीक है, 3 गीगाहर्ट्ज़। आपका फ़ोन किस पे चलता है? 1.2 गीगाहर्ट्ज़, 1.5 गीगाहर्ट्ज़, 1.4। 1.4 जाता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ पे चला गया तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही है। फोन्स पे आ रहे हैं ना कूलिंग सिस्टम के साथ। हाँ फ़ोन्स भी कूलिंग सिस्टम के साथ आ रहे हैं। पॉइंट ये है कि ये चल जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि हमने इसको लोअर स्पीड पे क्लॉक कर रखा है। अगर इसको क्लॉक कर दिया हमने हायर फ्रीक्वेंसी पे, दिक्कत हो जाएगी। अभी हमें ये नहीं पता ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे जाएगा। उन्होंने दिखा दिया, ये चलता हुआ दिखाया क्या वो? नहीं। जब चलता हुआ दिखाए ना तो हम बात करेंगे कि हाँ भाई क्या तुम्हें लगाना पड़ा इसको चलाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे वो चीज़ छोटी हो गई, इससे हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोटा हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है ना। हो सकता है कि ये अभी भी बढ़ा रहे, फ्यूचर में भी होगा। हाँ इन फ्यूचर में भी हो जाए, कंप्यूटर में एक रूम के बराबर होता था। हाँ। बट ये एक नया ब्रेक थ्रू है, अगर उन्हें एक और तरीका मिल गया है ना कि लॉजिक गेट्स को चलाने का। गूगल ने भी कुछ दिखाया था ना सुपर कंप्यूटर कुछ टाइम पहले, बोल रहे थे कि वो इतनी कंप्यूटेशन पावर है कि सारे कंप्यूटर कंबाइन कर देंगे और क्वांटिलियन ईयर्स मतलब यूनिवर्स की एज में भी नहीं कर पाएंगे उस कंप्यूटेशन को जितना वो कर देगा फास्ट। क्वांटम कंप्यूटर तो वो खाली क्वांटम के लिए ना, वो कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैलकुलेशन ही कर पा रहा है। बट हम कंप्यूटर से बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। हम कंप्यूटर से ये भी कहते हैं कि भाई वीडियो चला दे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वांटम कंप्यूटर वीडियो चला देगा, नहीं। वो कुछ हम क्या कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों के लिए उसको एक्सपर्ट बना रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए वो कुछ काम नहीं करता। स्कोप तो बढ़ा सकते हैं, बेकार अगर स्कोप तो बढ़ा सकते अब ये जो CPU होता है ये सारे काम कर लेता है। GPU, अब आप देख रहे हो CPU की जगह लोग GPU लगा रहे हैं। क्यों GPU लगा रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर हमें कंप्यूटेशनल पावर ही ग्राफिक्स में चाहिए हो रही है अब, है ना। CPU सारे काम करता है, GPU सारे काम नहीं करता। वो इसमें लैग कर जाता है। वो बाकी चीज़ों में लैग करता है, वो इस चीज़ के लिए अच्छा है। हैं एनवीडिया की। हाँ ठीक है चलो। स्टोन से हम्म ये सब तो स्टोन है ना सर। नीट स्टोन भाई। क्या मैंने आपको प्रिंटेड नोट्स दिए थे डिजास्टर के? नहीं, तो ये रह गए हैं मेरे पास, ये मेरे को देने हैं। मेरे पास IR के भी कंप्लीट हो गए, वो भी प्रिंट करवाने हैं। सिलिकॉन से बनते हैं, सिलिकॉन स्टोन होता है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ना एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाकर दे रहा हूँ। हमारे देश का जो रिस्क रिडक्शन का जो तरीका है वो क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है।
ये सारा हो गया ना। ठीक है, हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है कौन सी, बताओ कौन सी है? होम अफेयर्स। डिजास्टर मैनेजमेंट। यस। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये जो सारा काम करना होता है ये किन की मदद से कराना होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है, और यहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है। फोर्स होती है ना, फंड भी होता है, इसलिए एनडीआरएफ उसको भी बोल देते हैं, इसलिए हम एनडीआरएफ में फोर्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये कैसे बनी है? यस, इन्होंने क्या करा कि सीआरपीएफ की 3-4 टुकड़ी उठाई, ठीक है, सीआईएसएफ की उठाई, फिर आईटीबीपी की उठाई, ठीक है। क्या था कि एक नई पूरी फोर्स बनाने की ज़रूरत थी, और हाँ जो भी है, और सबके मतलब कई सारी बटालियंस उठाई और कुल मिलाकर ऐसे 18 बटालियंस बना ली, और 18 बटालियंस को उन्होंने रीग्रुप करके एनडीआरएफ बना दी। हाँ, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, हमारी एक तो यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म यहीं की बनता है, क्या बनता है कि हम एक नई फोर्स बनाने की जगह इन फोर्स को यूज़ कर रहे हैं, जो वो फोर्सेस को यूज़ कर रहे हैं जो कि कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, ठीक है, और उनको पहली बात तो हो सकता है हमने एडिक्वेटली उनको उस तरीके से ट्रेन ना कराओ, है ना, टू डाइवर्स हो गया हो, लेकिन इसका एक एडवांटेज हो सकता है कि ये डाइवर्स टेरेन के साथ एक्लमेटाइज्ड है, ये भी हो सकता है ना, और खुद हाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं इस चीज़ की, बट एनीवे तो ये फोर्स हुई है। तो ये जो फोर्सेस है ये कहाँ से आई? ये फोर्सेस किसके अंदर आ रही हैं? होम मिनिस्ट्री के। और इसलिए क्या करा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट को होम मिनिस्ट्री के अंदर रख दिया गया है। क्यों बनाया ही इन्होंने था? क्योंकि मैन पावर कहाँ से आई? उस समय जब ये बनाया गया 2005-6 के आसपास, उस समय उन्होंने देखा कि भाई नया मैन पावर एकदम से खड़ा करना बहुत मुश्किल है ना, टाइम लगेगा, इमीडिएटली खड़ा करते हैं, चलो होम मिनिस्ट्री से बोला तुम अपने कुछ फोर्सेज यहाँ पे लगाओ, ठीक है, और तुम देखो अब से ये काम, और तब से ये काम ये लोग देते हैं। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे आप? हाँ कुछ बोल रहे थे आप? हाँ क्या अब? हाँ बना सकते हैं, पर फिर खर्चा आएगा, बहुत रिलेवेंस तो है ही, क्योंकि देखो ये जो रिस्पॉन्स फोर्स है, हम ये चाह रहे हैं कि SDRF भी रहे, हर स्टेट की भी रहे, उनको भी तो करना ही पड़ता है, वो भी तो बना ही रहे हैं, वो क्या स्टेट पुलिस से उठाकर बना रहे हैं, देखा देखी। हाँ स्टेट का सही रहेगा वैसे, स्टेट टू स्टेट जैसे ज़्यादातर स्टेट में ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना इतनी, क्यों नहीं पड़ेगी? ज़्यादातर स्टेट में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितनी साउथ में, जैसे कोस्टल एरियाज हो गए। नहीं हमेशा पड़ती है, हमेशा पड़ती है। इनको इनफैक्ट स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना पड़ता है। मान लो एक स्टेट ले लेता हूँ मैं, ये पंजाब ले लेते हैं मान लो, ठीक है, ये हो सकता है कि सारे स्टेट में अलग-अलग टाइप के डिजास्टर आते हैं। हाँ तो सब सही है। मान लो यहाँ पे इसका खतरा है फ्लड का इधर, ठीक है, यहाँ पे मान लो और किसी चीज़ का खतरा है, यहाँ पे कुछ और चीज़ का खतरा है, हम यहाँ पे 5-6 सेंटर्स बनाकर रखेगा कि SDRF की छोटी छोटी टुकड़ीज रहे, ठीक है, लेकिन फिर असलियत में जो फ्लड आई वो मान लो हरीके के आसपास आ गई, इस जगह पे फ्लड आ गई, तो क्या करा जाएगा, यहाँ पे तो रिस्पॉन्स फोर्स है वो इमीडिएटली रिएक्ट करेगी, और यहाँ वाली फिर गशन करेंगे। सेम जो फायर वाले होते हैं, जैसे उनके अलग-अलग टुकड़ी हर जगह रहते हैं, हर स्टेट में रहते हैं। हाँ एकदम वैसे फायर डिपार्टमेंट जैसे, है ना ये। अब देखो एक और चीज़, फिर भी MHA के अंडर आनी चाहिए थी, क्यों फायर डिपार्टमेंट किसके अंदर आता है? यस, होम अफेयर्स के अंदर आता है, पुलिस के तो लोग होते हैं, अलग से नहीं है, नहीं वो होम अफेयर्स है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब जैसे ये MHA है, जनरली क्या करेगा, MHA खुद से तो काम करता नहीं, मतलब MHA ऑब्वियसली खुद से काम करता है, बट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? यस, PMO के लिए, है ना। तो ये जितने भी काम करता है ये कैबिनेट सेक्रेटरी पे जाते हैं जनरली, डायरेक्ट वो रहते हैं। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी पे। और यहाँ पे ये CC मतलब कैबिनेट कमेटी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी न किसी, है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी मतलब कमेटी होगी, है ना। और उससे ये PMO मतलब PMO लिंक्ड रहता है इस तरीके से। कैबिनेट सेक्रेटरी इतनी बड़ी पोस्ट है। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत बड़ी पोस्ट है, क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी कर क्या रहा है कि जितनी भी कैबिनेट कमिटीज़ हैं उनके एजेंडे को डिटरमाइन कर रहा है। और कैबिनेट कमेटी इज सरकार, है ना, सारा काम कैबिनेट में तो होता है। रियल सरकार वो कैबिनेट है, ठीक है। ज़्यादातर कैबिनेट कमिटीज़ के हेड पे PM है ना। PM जो भी काम कराते हैं वो कैबिनेट कमिटीज़ के थ्रू कराते हैं, और उसका एजेंडा कौन डिसाइड कर रहा है? कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द सिविल सर्विस, इसलिए ऐसा बोला जाता है। हेलो, हाँ जी, हेलो, नहीं अभी तो क्लास में था ना। हाँ क्लास ओवर करके जाता हूँ। ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इन कनेक्ट विद रहती हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि IMD हो गया, ठीक है, CWC हो गया, ठीक है, वो वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, है ना। इन सब के साथ ही कनेक्ट में रहती हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बस इतना सी काम है, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका। नहीं, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ ये कौन सी, इनको हम बोलेंगे नोडल एजेंसीज। नोडल एजेंसीज, नोडल का मतलब वो होता है ना, क्या नोड, यस, वहाँ आकर नोड मिल रहे हैं, ठीक है, ये नोडल एजेंसीज हो गई, ठीक है। और ये अलग अलग मिनिस्ट्री के अंडर आ रही हैं खुद नोडल एजेंसीज, लेकिन इनके साथ इनको कनेक्ट में क्यों रहना है? क्योंकि अगर साइक्लोन आना है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसके बारे में नहीं पता। ये किसको पता है? ये IMD को पता है। IMD का अर्थ साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, यस, क्लाइमेट वाले के अंदर आता है। नहीं, ठीक है। तो CWC शायद वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, यस, CWC, ठीक है। तो ये हो गई नोडल एजेंसीज। अब मैं चाहूँगा कि आप नोडल एजेंसीज की लिस्ट लिखें। यस, मैं बता रहा हूँ लिस्ट कौन सी नोडल एजेंसीज होती हैं, ठीक है। एक है IMD, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, और हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड उन नोडल एजेंसीज की बात कर रहे हैं जो अलग अलग डिजास्टर से रिलेटेड है। इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यस, ये किस चीज़ के लिए है? साइक्लोन मेनली, फ्लड नहीं, साइक्लोन। यस, वेदर रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट होता है साइक्लोन, IMD। हैं? नहीं बताया। ड्रॉट में IMD है क्या? नहीं, सिर्फ कोल्ड एंड हीट वेव्स है, और क्या? साइक्लोन, कोल्ड हीट वेव्स, मानसून का भी यही बता देंगे। हाँ, पर मानसून डिजास्टर थोड़ी है। नहीं, वो कहते हैं ना कि ज़्यादा आएगा कम आएगा। हाँ, वो सब है। उससे ड्रॉट और फ्लड का पता हाँ, होता है। ड्रॉट और फ्लड का पता लग सकता है। बट ये बताते नहीं, नोटिफाई नहीं। ये ड्रॉट एंड फ्लड के बारे में नहीं बताते, लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ से डेटा लेके दूसरी मिनिस्ट्रीज उस पर एक्ट करती हैं। सर ये हीट वेव तो होता है, कोल्ड वेव तो हाँ, वो होता है, वो उसमें भी उन्होंने कुछ बता रखा है, बट ये आजकल इस टाइप के डिजास्टर आते नहीं ना। वो तो नहीं सर, फ्रॉस्ट लाइट वगैरह हो जाते हैं। नहीं, कि मतलब जो नॉर्मल से 2.5, 3 या 4-5 डिग्री सेल्सियस नीचे हो टेम्परेचर उस इलाके के, मतलब दिल्ली का जो नॉर्मल है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर चला गया -1, जो कि जाता नहीं है कभी, है ना, वो कोल्ड वेव होगी, है ना। सब जीरो ही है इसमें। तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में, ठीक है। फिर आओ CWC, ये है फ्लड के लिए, सेंट्रल वाटर कमीशन। ये कहाँ आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ
वाटर रिसोर्सेस। सुनामी के लिए सुनामी, हाँ जी, सुनामी के लिए हाँ ये है NCOI NCOIS, हाँ, नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में आता है। ठीक है, ऐसे ही इंडियन ITEWS, यहाँ पे भी ITEWS भी हम लिख सकते हैं, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। अर्ली वार्निंग सेंटर, सेंटर सेंटर है, सेंटर C WC। नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो दोनों सुनामी देखते हैं। फिर आते हैं लैंडस्लाइड, ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। सब चीज़ के लिए हमारे पास CRPF है। हाँ, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया ये। हाँ, क्या हुआ? सर बोल रहे थे कि एलियन अटैक हो गया, उसके लिए भी CRPF है हमारे पास, सब चीज़ के लिए। जैसे कि बेचारों को उनके सर्वे ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। ये है स्नो एंड एवलांच स्टडी सेंटर। GSI और PSI के डिफरेंस सेंटर नहीं, स्टडी एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हाँ? बॉर्डर वाले के लिए अलग है। हाँ है, माइंस की अलग मिनिस्ट्री है स्नो लेवल तब बॉर्डर वाले के इसलिए। GSI और PSI में वो तो यही से तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे। हाँ, तो ऑब्वियसली अलग ही है। तो अर्थ के नीचे जाके खुदाई करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये जियोलॉजिकल सर्वे बहुत नीचे जा रहा है। ये क्या है, 10-15 मीटर मैक्स। वो कहाँ जाता है, ये तो 2-2 किलोमीटर नीचे तक जा सकता तो ये है बोल सोना रहा है कि खोजने। जो रिसोर्सेज को फाइंड करते हैं, पेट्रोलियम, हाँ कोल वगैरह। हाँ, ये वो वाले मिनरल रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर क्यों है? क्योंकि एवलांच से रिलेटेड सारी स्टडी सबसे ज़्यादा किसने करी हुई है, वो डिफेंस ने करी हुई है। सियाचिन ग्लेशियर पे। हाँ, उन्होंने सियाचिन किया, सारे ग्लेशियर पे, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे हमारी बाउंड्री है वहाँ पे स्नो है। सबसे ज़्यादा स्टडी इन्होंने करी थी, इन्होंने उसको नोडल मिनिस्ट्री, नोडल एजेंसी बना दिया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ पैसा स्टडी एस्टैब्लिशमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर कुछ नहीं है ना? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के नीचे। ये एनवायरनमेंट रिलेटेड सारा चीज़ उनके अंदर ही कुछ नहीं आ रहा। यहाँ पे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आता है ना। ये यूपीएससी पूछ सकता है ना इसमें? हम्म। कि कौन सी बेस पे करना है।
फेस में हो जाएगा किसी का भी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। क्या पता कोई अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज हमने बताई है ना, इसके इनको छोड़ के नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फंड, NDMA, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। ठीक है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो कुछ भी इंडिया में देखा जाता है वो किस एक्ट के अंदर देखा जाता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसका भी नाम NDMA है। ठीक है, कब का है ये एक्ट? 2005। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। हाँ, यस, ये सब कुछ स्टैट्यूटरी है। ठीक है, तो अब हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, NDMA है, DM एक्ट 2002-2005। ठीक है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें बनाई गई हैं। सबसे पहले NDMA अथॉरिटी, मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यस, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। प्लीज हम सर क्या बता रहे हैं? ये NDMA में सबसे पहले आप लिखो, NDMA एक टॉपिक डालो, उसमें लिखो उसके नीचे कि PM एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यस, PM इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ऑफिशियो OFF, ऑफिशियो, हाँ, चेयरमैन। ठीक है, दिस एजेंसी वर्क्स अंडर MHA। ठीक है, एंड इज एपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसका हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी ना कि प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स, है ना। तो इनमें से कौन सी चीज़ ये करती है? प्रिपेयर्ड, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। आपको क्या लगता है इसका क्या काम होना चाहिए? रिकवरी का तो काम नहीं होना चाहिए, है ना। कुल मिलाकर रिस्पॉन्स का काम है इसका। ठीक है, सब कुछ, हाँ, सब कुछ ये रिस्पॉन्स से रिलेटेड है ना। नहीं नहीं, इसका काम है रिस्पॉन्स का। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होगा ना, इट कोऑर्डिनेट्स रिस्पॉन्स। ठीक है, फिर इसके अलावा पॉलिसी एंड गाइडलाइंस बाकी सब के लिए कि भाई इसने जब रिस्पॉन्स करा, इसके कुछ एक्सपीरियंसेस आए, उसने कहा कि भाई मिटिगेशन अगर ऐसा हो, प्रिपेयर्डनेस ऐसा हो तो रिस्पॉन्स अच्छा होगा, है ना। तो प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन पे पॉलिसी गाइडलाइंस एंड फिर पॉलिसी ऑन, गिव्स पॉलिसी ऑन मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स। तो है ही, रिस्पॉन्स तो वो कर ही रहे हैं, है ना। उस सब के लिए वो गाइडलाइंस नहीं है। ठीक है, फिर एक इसके साथ होती है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एक और इसके साथ एजेंसी है नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल prepares national disaster management plan. Prepares national disaster management plan. ठीक है,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करती है एंड इंश्योर्स कंप्लायंस। ठीक है, कंप्लायंस कैसे कि मान लो एनडीएमए अपने ठीक से काम कर रही है कि नहीं, है ना, वो सब कंप्लायंस ये देखती है। नेशनल की नेशन, हाँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, इस समय जो सबसे लेटेस्ट प्लान चल रहा है वो 2016 का चल रहा है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वैसे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, नेट नहीं चल रहा मेरा। ठीक है, अब ये जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है ना 2016 वाला, इट इज़ करंटली अलाइंड विद सेंडाई फ्रेमवर्क, करंटली अलाइंड विद सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डीआरआर। डीआरआर मीन्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, करेंगे रिस्क डीआरआर रिस्क रिडक्शन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अलाइंड विद सेंडाई फ्रेमवर्क। सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई एक जगह है जापान में, यूएन के अंडर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, उसमें एक सेंडाई फ्रेमवर्क निकल कर आया, 2015-16 में थी आई थिंक ये कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और जो भी उन्होंने बताया, सेंडाई फ्रेमवर्क कुल मिलाकर बात ये कहता है ये नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने लोगों का रिस्क रिड्यूस करें। ठीक है, फाइनेंसिंग के थ्रू या जैसे भी है, इंश्योरेंस के थ्रू, जैसे भी कवर देना है आप उनका रिस्क कम करें। कुल मिलाकर ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जापान ये कह रहा है कि भाई दुनिया में कहीं भी डिजास्टर आता है डेवलप्ड कंट्रीज एकदम रश करती हैं एड देने के लिए, हम क्यों इतनी एड दें, ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो करें। ठीक है, जो यूएस एड है अभी वो बंद हो चुका है, वो अभी तो हो चुका है। हाँ। ये कह रहे हैं कि रेजिलियंस बनाने में डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करें, वो सारा काम करें, और बार बार जो रिस्पॉन्स है वो कुछ कंट्रीज़ को ना करना पड़े, ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। जापान सबसे आगे है डिजास्टर मैनेजमेंट में, है ना, ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और सारे नेशंस अपने आप को केपेबल बना लें, है ना। डिपेंड करेगा ना, जापान के अलग कंडीशन है, हमारे अलग कंडीशन। सब सही है, बट कुछ लेवल तक, मतलब वो तो अल्ट्रा सिक्योर करता है अपने सिटीजन्स को। एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है, वो ये नहीं कह रहा हर कोई, वो तो रिंग ऑफ फायर में है, हम थोड़ी रिंग ऑफ फायर में, हमें वहाँ क्या हो गया। अच्छा, पता नहीं एकदम से अभी उड़ गई। हरी का नंबर है क्या? कॉल करके बुलाना एक बार, भारत को कह दो हरी। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग से हो जाएगा, है ना। चलो ये हो गया, तो सेंडाई फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हो रहा है। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं NDRF। नेक्स्ट टॉपिक डालो, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, सारे पॉइंट्स को आप वो कर रहे हैं सर, मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, एक इसका जो हेड होता है वो एक डायरेक्टर जनरल होता है। ठीक है, हाँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक होती है उसकी। ठीक है, DG रैंक का बंदा होता है, और इसके नीचे होती हैं 12 बटालियंस। ठीक है, एक बटालियन में 1000-1200 के लोग करीब लोग होते हैं। ठीक है, मैंने 1150 लिखा हुआ, 1150 ईच लगभग,
है ना। तो ये कितने लोग हो गए, लगभग 13-14 लोग, है ना, इतने हैं। और ये ऑर्गेनाइज्ड ऑन पैरामिलिट्री लाइंस। मतलब टोटल है एक डीजी के अंडर 12 बटालियन? नहीं, ये टोटल हैं, एक ही डीजी है। ठीक है। इनफैक्ट हमने ये जो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पैरामिलिट्री लाइंस का मतलब क्या है कि एक्चुअली उन्होंने उठाई ही पैरामिलिट्री से हैं। ठीक है, 3 बीएसएफ से उठाई हुई हैं, 2 सीआरपीएफ से, 3 सीआरपीएफ से। हेलो, हाँ हाँ, लगभग 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। 3 बीएसएफ से, 3 सीआरपीएफ से, 2 सीआईएसएफ, 2 आईटीबीपी, 2 सशस्त्र सीमा बल एंड सो ऑन। बस इतना ही है। तो इसके अलावा एक स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जैसे यहाँ पर ही होता है, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है इनके नीचे, और ऐसे ही स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स होती है। क्या हुआ? ठीक है। बस इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्लोबल एफर्ट्स हैं। इसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्लोबल एफर्ट लिखो। एफर्ट्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ जी, ये लाइव बंद हो गया था, पता नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लिखो योकोहामा स्ट्रेटेजी। योकोहामा इस लास्ट वाले पेज पे जो आप ये योकोहामा चल रहा है क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। योकोहामा स्ट्रेटजी। अच्छा, ये डायग्राम आपने बनाया हुआ है ना अभी, जो आप बनाते जा रहे थे ना साथ के साथ, इसमें एक चीज़ और, इसमें कहीं पे ना हमें फंड डालना है। हाँ, ये सारा काम करने के लिए हमें एक फ़ंड की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड है एक, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा एक स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड भी होता है, इसमें 90% सेंटर देता है। 2018 से 70% वो 90 रिस्पॉन्स और रिकवरी दोनों के लिए। हाँ, इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए सर, रिकवरी नहीं, ओनली रिस्पॉन्स। ये रिस्पॉन्स फंड है। सरकार ने इनफैक्ट रिकवरी के काम करने शुरू कर दिए थे इससे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोले रिस्पॉन्स फंड है। जब आ गया डिजास्टर फिर क्या करोगे? तुम कह दोगे खर्च हो गया। हाँ, है ना। अगर हमें वो काम करना है, अगर ये सारा का सारा रिस्पॉन्स इंफ्रा है, ये सब कुछ रिस्पॉन्स के लिए है। अगर आपको मिटिगेशन करना है, उसके लिए मिटिगेशन फंड अलग से बनाया गया है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ही है। ठीक है, तो हम वहाँ से काम करेंगे, ये सब नहीं। ठीक है, अब हम ग्लोबल एफर्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले था योकोहामा स्ट्रेटेजी। यह है 1989। ठीक है,
इसमें मेन जो रेजोल्यूशन दिए गए थे, इसका रेजोल्यूशन लिखो, रेजोल्यूशंस। जो मेन रेजोल्यूशन था, सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच नेशन, responsibility of each nation to protect its citizen against disaster. यहाँ तो डिजास्टर में भी लोग फायदा होता है। फिर लिखो प्रायोरिटी टू डेवलपिंग कंट्रीज। प्रायोरिटी टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। और वो जो आइलैंड नेशंस वगैरह हैं, सॉवरेन का मतलब सॉवरेन क्यों होना जरूरी है? सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने देश में मतलब मैनेजमेंट करें। लाइक कोई पुअर नेशन, हाँ, फिर भी वो उनकी सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने, ऐसे ही अगर डिजास्टर आया अपने लोगों को ऐसे ही ना छोड़ दिया जाए। तो वो बाहर देश से फंड रिलीफ भी नहीं ले सकता कुछ? नहीं, ले सकता है बट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस देश की है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो जापान ने फंड दिया कि भाई अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करो। जापान ये कह रहा है कि मैंने तुमको फंड दे दिया और तुमने उससे मिलिट्री हार्डवेयर खरीद लिया, है ना, ये सॉवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड व्हाट इफ जैसे चाइना ने डैम बनाया, उसने हाँ। पानी रिलीज कर दिया, इंडिया वो हो गया, तो उसमें किसकी रिस्पांसिबिलिटी? वो चाइना नहीं, हाँ, ये एक्चुअली उस सेंस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। क्या ये अभी डिस्कशंस होने शुरू हुए हैं अभी, ठीक है। इसके बाद जो नए फ्रेमवर्क आए हैं, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, है ना, यहाँ पे अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं डिजास्टर के ऊपर एक्चुअली। फ्रेमवर्क ये कब था? 2000, मैंने क्या बताया, 15, ठीक है। 16 में हमारा वो हो गया था। जापान में हाँ, इससे पहले एक और फ्रेमवर्क आया था, हेगो फ्रेमवर्क, HYOGO, हायोगो फ्रेमवर्क। एक्चुअली पहले हायोगो फ्रेमवर्क ही लिखते हैं, हायोगो फ्रेमवर्क, ठीक है। ये 2005 का था, 2005 से 15 तक का फ्रेमवर्क। 5 से 15। सर ये दूसरा पॉइंट क्या है ये योकोहामा? हाँ, नहीं, हाँ, वो स्ट्रेटजी के बाद ही नेक्स्ट, ये सब कुछ जापान में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सब कुछ फिर ये सेंडाई फ्रेमवर्क, हाँ, 2015 से लेकर 30 तक, है ना। हायोगो में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ हायोगो फ्रेमवर्क है। इसलिए मतलब उसका भी कुछ फ्रेमवर्क था कि कुछ प्रिंसिपल्स थे उस पर। हम अभी वो प्रिंसिपल्स हमारे काम के नहीं है। जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पुराने थे ना, हमारे अब किसी काम के नहीं है। हम अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखते हैं, है ना। ऐसे ही अब हम सेंडाई फ्रेमवर्क देखेंगे, वो नहीं देखेंगे, ठीक है। ये करता क्या है, 15 ईयर नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी टारगेट्स देता है 15 ईयर के लिए, है ना। नॉन बाइंडिंग, हाँ जी, हाँ जी, वॉलंटरी टारगेट्स, हाँ। और फिर इंडिया ने ये नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी टारगेट्स किस तरीके से करा है, हमने एक प्लान निकाला है ना, रिस्पॉन्स प्लान था ना हमारा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स प्लान। फंड भी बनाया सर उसके हाँ? लिए, फंड भी बनाया उसके लिए हमने। हाँ, इसीलिए आई थिंक फंड भी बनाया था, आप सही कह रहे हो, ठीक है। और ये कब अडॉप्ट हुआ था? ये 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन DRR, 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, 3rd UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन DRR। DRR मीन्स रिस्क रिडक्शन, है ना। तो वहाँ पे ये चीज़ अडॉप्ट हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन।
फिर उसमें कुछ निकला तो कुछ नहीं है, इसके कुछ 7 टारगेट्स हैं। ठीक है, इसको ये जो नॉन बाइंडिंग वॉलंटरी टारगेट्स हैं, टोटल 7 टारगेट्स हैं। क्या टारगेट है, जैसे कि हमें डिज़ास्टर मोर्टेलिटी जो है 2030 तक ऑन एन एवरेज 1 लाख पर ईयर से कम करनी है मोर्टेलिटी। 1 लाख से कम मरने चाहिए। इसे ये मीन लोअर एवरेज पर, अच्छा लोअर एवरेज पर 1 लाख, पर 1 लाख कितने मर रहे हैं वो कम करने हैं। हाँ, फिर सब्सटेंशियली रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय डिज़ास्टर, फिर इकोनॉमिक लॉस को कम करना है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस कम करना है, लोकल डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजीज क्रिएट करनी है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड, है ना। इस तरीके से ये मैं आपको कुछ वैसे दे दूँगा। आई थिंक एनवायरनमेंट वाले नोट्स मैं आपको मिल गए ना, एनवायरनमेंट वाले नोट्स, पर डिज़ास्टर के नहीं मिले हैं। डिज़ास्टर के मेरे को प्रिंट करके देने हैं, और IR के प्रिंट आज हो जाने चाहिए। आज मैं दे रहा हूँ प्रिंट होने के लिए, कल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। अब ग्लोबल स्ट्रेटजीज में फिर नेक्स्ट लिखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 SDG 13, इसके ऊपर बात करता है। ठीक है, क्या रिड्यूसिंग डिज़ास्टर रिस्क, वो टारगेट ही है, रिड्यूसिंग डिज़ास्टर रिस्क। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं? 17। SDG 13 उसमें 13 13th वाला SDG 13th SDG रिड्यूसिंग डिज़ास्टर रिस्क, रिड्यूसिंग। ठीक है, बस यही है लगभग, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब कल से हम डिज़ास्टर करते हैं। कल कोशिश करते हैं अर्थक्वेक सुनामी दोनों हो जाए, फिर साइक्लोन फ्लड एक साथ हो जाए, हैं? हाँ, और क्या पहले 1 घंटे में अर्थक्वेक हो जाएगा, अगले घंटे में सुनामी हो जाएगा। हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर समझ आ गया, क्या स्ट्रक्चर कैसा होता है। कभी भी हमें एक्चुअली डिज़ास्टर नहीं पढ़ना, डिज़ास्टर का हम हिंट देंगे। ठीक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्या 4 डायमेंशन हैं हमारे पास, बस। ठीक है, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। हम हर डिज़ास्टर के लिए ये चीज़ समझेंगे। पहले समझेंगे कि डिज़ास्टर क्या है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, आता कैसे है, क्यों आता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें करता है वो डिज़ास्टर। फिर अब इस डिज़ास्टर के लिए हम कैसे प्लान बनाएं, हाउ कैन वी प्लान फॉर दिस डिज़ास्टर नाउ। ठीक है, ये काम करना है हमें। अब इसको करो बंद, वो साइकिल ऑफ करो।